नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जीवों को जीवित रहने के लिए उनके शरीर के अंदर जो जो क्रियाएं होती है, जो जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांट के रखा गया है: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। एक बात बता दूं, इस चैप्टर में बस अभी हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के लिए कोई और वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो शरीर के अनुरक्षण के लिए भोज्य पदार्थों का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं वही पोषण है। ठीक है, मतलब खाना खाना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और पोषण को यहाँ 2 भागों में बांट के रखा गया है: स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण की बात करें तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी विधि से? तो ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होते। वही विषमपोषी पोषण की बात करें तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर आश्रित रहता है विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे में मानव। ठीक है, विषमपोषी पोषण में जीव जो है वो अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, और वही स्वपोषी पोषण में अपना भोजन वह स्वयं बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधे कौन से विधि द्वारा भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। अब ये प्रकाश संश्लेषण विधि क्या होता है? तो चलिए अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो हो गया क्लास 6 के लायक, लेकिन हम लोग के लायक क्या है? तो हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों के माध्यम से जल लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और जड़ के माध्यम से क्या ले लो? पानी ले लो और भोजन बना दो। यही है प्रकाश संश्लेषण। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेता कहां से है? हवा से। किसके माध्यम से? तो रंध्र के माध्यम से। ठीक है, और जो ये है पानी लेता कहां है? जमीन से। किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से। और फिर क्लोरोफिल में होता है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद जाके बनती है ग्लूकोज, जिसका वो उपयोग करता है अपनी ऊर्जा के रूप में, और उसके साथ ऑक्सीजन भी बनाता है जिसको रंध्र के माध्यम से हवा में छोड़ देता है, जिसे हम लोग अपने सांस लेने में उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जल भी बनता है, और यह जल क्या होता है? जल वाष्प के रूप में रंध्र के माध्यम से निकलता है। आया बात समझ में? एक बार फिर से, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और यह केवल दिन में ही होता है। रात में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य रहता ही नहीं है। ठीक है, यहां एक बात आई है रंध्र। अब ये रंध्र क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग रंध्र के बारे में जानते हैं। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ही रंध्र कहते हैं। आखिर इन छिद्रों का काम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। मतलब पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो लेंगे किसके माध्यम से? तो वह इन्हीं छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ठीक है, अगला है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प रंध्र द्वारा निकलते हैं। मतलब अभी हम लोग देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का भी निर्माण हो रहा था, तो वह जल निकलेगा कहां से? तो वह इन्हीं छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? तो पत्तियों में होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर ये रंध्र कार्य कैसे करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे रंध्र को बंद कर देते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो रंध्र को खोल देते हैं। मतलब रंध्रों का बंद करना और खोलना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। जब द्वार कोशिका के अंदर जल जाता है तो वे फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाता है, और वही जल जब द्वार कोशिका से बाहर निकल जाती है तो वे सिकुड़ जाती है, जिससे रंध्र बंद हो जाता है। मतलब जब जल द्वार कोशिका के अंदर रहता है तो वे फूली रहती है, जिससे रंध्र खुला रहता है, और वही जल जब बाहर निकल जाता है तो वे सिकुड़ जाती है, जिससे रंध्र बंद हो जाता है। मतलब रंध्रों का खोलना और बंद करना यह द्वार कोशिका का काम है, जो कि पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार करते रहते हैं। आई बात समझ में? यह एक चित्र है, इसमें हम देख सकते हैं एक बंद रंध्र है और एक खुला रंध्र है। ये जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे द्वार कोशिकाएं, और जो बीच वाला जो छिद्र है उसी को रंध्र कहा जाता है।
ठीक है, अभी तक हम लोग स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वपोषी पोषण की बात करें तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, और वही विषमपोषी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को अंतःग्रहण करके उनका पाचन शरीर के अंदर करता है समजीवी पोषण कहलाता है। जैसे मानव, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी समजीवी पोषण करते हैं, इसलिए हम इन्हें समपोषी जीव भी कहते हैं। समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो भोजन को अंतर्ग्रहण करके उनका पाचन अपने पेट में करते हैं, तो वैसे जीवों को समपोषी जीव कहते हैं। आए बात समझ में? क्या है ये समजीवी पोषण? तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करके उनका पाचन शरीर के अंदर करता है समजीवी पोषण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में फफूंदी और कवक, ठीक है, और इन्हें हम मृतपोषी जीव भी कहते हैं। तो वैसे जीव जो मरे हुए जंतुओं एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतपोषी जीव भी कहते हैं। आए बात समझ में? ये क्या है मृतजीवी पोषण? तो वैसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जंतुओं एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है मृतजीवी पोषण कहलाता है, जैसे फफूंदी और कवक। अब बात करते हैं हम लोग कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों को बिना मारे उनके शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो फीता कृमि, जू और अमरबेल ये सभी परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। बात करें फीता कृमि की तो इसे जोंक कहते हैं और यह हमारे पेट के अंदर रहता है और हमें बिना मारे भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे परपोषी जीव कहते हैं। वही बात करें जू की तो यह हमारे शरीर के बाहर रहता है और हमें बिना मारे भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे परपोषी जीव कहते हैं। अमरबेल की बात करें तो यह पौधों के ऊपर पाया जाता है और उन्हें बिना मारे उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते रहता है, इसलिए इसे परपोषी जीव कहते हैं। आई बात समझ में? तो अभी तक हम लोग पढ़े कि पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट के रखा गया है, स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। अब विषमपोषी जीव को भी 3 भागों में बांट के रखा गया है, समपोषी जीव, मृतपोषी जीव और परपोषी जीव। तो ये सब अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैव प्रक्रम में पोषण को खत्म करने के लिए हम लोग 3 जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें पोषण किस प्रकार होता है। वह है अमीबा, पैरामीशियम और मानव। इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर ये पोषण चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अमीबा और पैरामीशियम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अमीबा की बात करें तो यह एक समपोषी जीव है, मतलब यह भोजन को अंतःग्रहण करता है और उनका पाचन अपने पेट में करता है, और यह एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब यह अपने आकार को बदलते रहता है। वही पैरामीशियम की बात करें तो यह भी एक समपोषी जीव है और यह एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। मतलब अमीबा और पैरामीशियम दोनों सेम है, लेकिन अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और वही पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले अमीबा भोजन को कुटपाद की सहायता से घेर लेता है और उसके बाद भोजन को खाद्य रिक्तिका में भेजकर जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटन कर देता है और फिर बचे हुए अपच को शरीर से बाहर निकाल देता है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह भोजन का पाचन किस प्रकार करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। तो पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम के चारों तरफ बात करें तो इसके शरीर के चारों तरफ सिलिया नामक अंग पाया जाता है। ये जो रोए 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 बाल जो देख रहे हो इसी को सिलिया बोलते हैं। ठीक है, और जब पैरामीशियम भोजन के बिल्कुल नजदीक होता है तो सिलिया नामक अंग उसे धकेलते हुए कोशिका मुख तक लेके आते हैं। मतलब मान लीजिए भोजन यहां पे है,
यहाँ पे भोजन है। जब पैरामीशियम उसके संपर्क में गया, उससे जाके चिपका, तो यह जो सिलिया नामक जो ये बाल है वह भोजन को धकेलते 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 कहाँ लेके आएगी? साइटोस्टोम, बोले तो कोशिका मुख तक लेके आती है। उसके बाद यहीं से भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो कि पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार होता है। तो मानव में भोजन का अंतःग्रहण मुख के माध्यम से किया जाता है और इनमें उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन भी शुरू हो जाता है और बचे हुए अपच को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रम को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है और ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब पाचन तंत्र आहार नाल और पाचन ग्रंथियों द्वारा मिलकर बनी होती है। आहार नाल की बात करें तो इसे 6 भागों में बांट के रखा गया है। पहला है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। वही पाचन ग्रंथियां की बात करें तो पाचन तंत्र में टोटल 4 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, आहार नाल की बात करें तो वह नाल जो मुंह से लेकर मल द्वार तक पाई जाती है उसे आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 9 से 10 मीटर तक यह लंबी होती है। क्वेश्चन यहां पे बनता है कि आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का पाचन नहीं होता। तो बता दे, भोजन का पाचन आहार नाल में ही होता है, लेकिन आहार नाल के ग्रास नली और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग जानेंगे एक एक करके आहार नाल के सभी भागों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। भोजन का अंतःग्रहण मुख गुहा द्वारा किया जाता है और भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब टोटल 6 लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। मतलब जो लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसे लार कहते हैं। लार की बात करें तो लार की प्रकृति जो है वह हल्की अम्लीय होती है, मतलब यह हल्की हल्की खट्टी होती है। हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, पाचन का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा करना। जो हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है उसमें जो टाइलिन नामक एंजाइम होती है वो स्टार्च का छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको शर्करा में बदल देती है। एक बात बता दूं, स्टार्च को मंड भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही शर्करा को माल्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा स्टार्च का पाचन कहां होता है? तो हमारे मुंह में होता है। ठीक है, मंड का पाचन कहां होता है? तो हमारे मुंह में होता है। यहां क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि स्टार्च का पाचन होने से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो शर्करा का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। ये तीनों लगभग में सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, स्टार्च को क्या कहते हैं? इसे मंड भी कहते हैं। शर्करा की बात करें तो इसे माल्टोज, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली एक पाइप के समान होता है और यह भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है। इसमें क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन ले जाया जाता है। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन को किस प्रकार धकेलते हैं, उसको किस प्रकार नीचे ले जाते हैं, ये हम लोग खुद से अनुभव कर सकते हैं। इसी को क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक कौन सी गति द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रमानुकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। बात करें पाचन एंजाइम की, पाचन ग्रंथियों की, तो हमारे ग्रास नली में कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। बात करें पाचन ग्रंथि की तो अमाशय में एक पाचन ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित रस को जठर रस कहा जाता है और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और श्लेष्मा जैसी एंजाइम पाई जाती है। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह भी अम्लीय होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जठर रस को और इसको विस्तार से जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि जठर रस में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और रेनिन जैसी एंजाइम पाई जाती है।
पेप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। चलो ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों पाया जाता है? तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह भोजन को अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है अम्लीय? ताकि क्या कर सके, ताकि पेप्सिन कार्य कर सके। मतलब पेप्सिन जो है वह अम्लीय भोजन के ऊपर ही कार्य करता है, और पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है यह भोजन को अम्लीय बनाता है। बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तो यह बहुत ज्यादा ही घातक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको छूने से हाथ जल जाता है। अब बताइए, जब ये हमारे पेट में रहेगा तो हमारे पेट को कितना नुकसान पहुंचाएगा? तो उसके लिए हमारे पेट में श्लेष्मा पाया जाता है। यह क्या करती है? यह अमाशय की दीवार पर एक आवरण बनाती है। आवरण मतलब परत बनाती है, ताकि अमाशय को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाया जा सके। मतलब यह अमाशय की दीवार को पेंट कर देती है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के संपर्क में नहीं आए। अगर आएगी तो उसको भी क्या कर देगी? जला देगी। उसके लिए ये श्लेष्मा उसको बचाती है, अमाशय को। ठीक है। रेनिन की बात करें तो रेनिन दूध का पाचन करता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, तो उसमें जो दूध का पाचन होता है वह रेनिन करता है। आई बात समझ में? धीरे धीरे यह खत्म हो जाता है। यह था अमाशय। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को जठर रस कहा जाता है। जठर रस में पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और रेनिन जैसी एंजाइम निकलती है। पेप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि पेप्सिन कार्य कर सके। श्लेष्मा की बात करें तो यह अमाशय की दीवार पर एक आवरण बनाती है, ताकि किसको? अमाशय को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाया जा सके, नुकसान ना पहुंचाए अमाशय को। ठीक है। रेनिन की बात करें तो यह दूध का पाचन करता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेट में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। यह हो गया अमाशय। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, जिसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है। यह बस कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन है सबसे लंबी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर तक होती है। इसका जो व्यास है वह 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है। एक है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। तो चलिए यकृत के बारे में जान लेते हैं। यकृत में पीत रस का निर्माण होता है, जिसका संग्रह पित्ताशय में किया जाता है। कहां किया जाता है? पित्ताशय में। मतलब पीत रस का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है, लेकिन उसका संग्रह पित्ताशय में किया जाता है। ठीक है। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो इसका काम क्या है? जब इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है। जब भोजन हमारे अमाशय में था तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण खट्टा हो चुका था, लेकिन जब भोजन छोटी आंत में आता है तो पीत रस के कारण उसको क्षारीय बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि अग्नाशयिक रस में उपस्थित जो एंजाइम है वह कार्य कर सके। पीत रस का बस इतना ही काम नहीं है, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। मतलब वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशयिक रस की बात करें तो इसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिप्सिन को। ये जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन का पाचन पेप्टोन्स में करती है। किसमें करती है? पेप्टोन्स में करती है। और इसमें इमाइलेज नामक जो एंजाइम पाया जाता है वह स्टार्च का पाचन करती है, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करती है। वही एक और एंजाइम है लाइपेज, यह वसा का पाचन वसा अम्ल में करती है। मतलब ये जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलती है। इमाइलेज नामक एंजाइम है यह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। और लाइपेज नामक जो एंजाइम है यह वसा को वसा अम्ल में बदलती है। एक बात और, यहां अभी हम लोग पढ़े स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में करती है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं कि हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वह भी स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में करता है। आई बात समझ में? यहां पे क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन या ग्लूकोज का पाचन या फिर स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहां होता है? तो हमारे मुंह में सबसे पहले इसका पाचन होता है। आई बात समझ में? एक बार इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। इसका व्यास 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है। एक है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। यकृत की बात करें तो यकृत में पीत रस का निर्माण होता है। क्वेश्चन आएगा पीत रस का निर्माण कहां होता है? तो यकृत में होता है। क्वेश्चन आएगा पीत रस का संग्रह कहां किया जाता है? तो पित्ताशय में किया जाता है। कहां किया जाता है?
पित्ताशय में किया जाता है। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि अग्नाशयिक रस में उपस्थित एंजाइम अच्छे से कार्य कर सके। पीत रस का एक और काम है, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। क्वेश्चन आएगा वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पीत रस करता है। ठीक है। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है और अग्नाशयिक रस में इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देती है और इमाइलेज की बात करें तो यह स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है और वही लाइपेज की बात करें तो यह वसा को वसा अम्ल में बदल देती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, जिसे बृहद्रांत भी कहा जाता है। बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसमें पानी भी रहता है और खनिज लवण भी होते हैं। इनका अवशोषण कहाँ किया जाता है? तो इनका अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है। आई बात समझ में? इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसमें कोई एंजाइम वेंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। अब बात करते हैं हम लोग मल द्वार की। तो अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो जो जो चीज पच गया वो तो हमारे पेट में ही रह जाता है, लेकिन जो चीज नहीं पचा, जिसे हम लोग अपचित भोजन कहते हैं, उन्हें मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसे सीकम। सीकम किसे कहते हैं? तो ये जो बड़ी आंत है और छोटी आंत का जो जोड़ होता है उसी को सीकम कहा जाता है। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ सीकम कहलाता है। आए बात समझ में? जब बड़ी आंत और छोटी आंत जहां जुड़ते हैं उसी स्थान को सीकम कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम लोग भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन का कहने का मतलब है स्टार्च का ग्लूकोज में चेंज हो जाना। ठीक है। प्रोटीन का पेप्टोन्स में चेंज हो जाना। ये जो पेप्टोन्स है, ग्लूकोज है, ये सब जाता कहाँ है? इनका अवशोषण कहाँ होता है? तो अवशोषण बड़ी आंत में होता है? नहीं, बड़ी आंत में केवल खनिज और जल का अवशोषण होता है। आया बात समझ में? ये पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता। तो पोषक तत्वों का अवशोषण जो है वह छोटी आंत में हो। तो छोटी आंत में कहाँ होती है? तो जब हम छोटी आंत को अंदर से देखते हैं तो इसमें उंगली जैसे जैसे कई संरचनाएं पाई जाती है। इसे दीर्घरोम कहा जाता है। जब भोजन इससे होते हुए गुजरता है, छोटी आंत से होते हुए गुजरता है, तो ये जो दीर्घरोम है यह भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करके ब्लड को दे देता है। आई बात समझ में? तो ऐसे हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में और वही जल एवं खनिज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है। और इसी संरचना को दीर्घरोम कहते हैं। जो छोटी आंत में जो छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना पाई जाती है इसे दीर्घरोम कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। आई बात समझ में? चैप्टर हो गया खत्म। मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पोषण जो टॉपिक है वह खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे श्वसन। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे श्वसन की वीडियो में।